नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। बिटकॉइन ने $19,614 पर किया ट्रेड, ईटीएच रहा $1,300 से ऊपर। कोर्ट के अनुसार सीएफटीसी ने लीगली ऊकीडाओ को हेल्प बॉट के थ्रू किया सर्व। सितंबर में बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू गिरा 16.2% नीचे। इथेरियम माइनिंग स्टेकिंग रेवेन्यू सितंबर में फिसला 50% से नीचे। A16Z ने वेब3 डेटा प्रोटोकॉल गोल्डन के लिए $40 मिलियन की फंडिंग को किया लीड। फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए बाइनेंस ने कजाकिस्तान के साथ एमओयू पर किया साइन। बोर्ड एप्स के अदर साइड के बिल्डर इम्प्रोबेबल की $3.6 बिलियन वैल्यूएशन पर है फ्रेश फंडिंग की योजना। रेयर डेविड बावी एनएफटी ने $127,000 सेल के लिए फ्यूचर्स के साथ किया सहयोग। क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म पैराडिम ने डीफाई प्लेटफॉर्म एक्सपोनेंशियल के लिए $14 मिलियन के फंडिंग राउंड को किया लीड। यूके ने टेम्पररी क्रिप्टो कंपनी लाइसेंसिंग प्रोग्राम को किया बंद। वैल्यू बाइंग इन्वेस्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेंट्रल बैंक पॉलिसी मूव्स की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, ने मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बढ़ोतरी की। हालांकि बिटकॉइन एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करना जारी रख रहा है। ऐसे में इसने पिछले 24 घंटों में 2.61% बढ़कर $19,614 पर ट्रेड किया। सोमवार को 1% की गिरावट के बाद पिछले 24 घंटों में पूरे क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 21% बढ़कर $52.9 बिलियन हो गई, क्योंकि यूएस करेंसी ने अपनी ताकत बनाए रखी। दुनिया भर में क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.6% बढ़कर $941 बिलियन हो गई। वहीं इथेरियम ने पिछले 24 घंटों में 3.28% ऊपर रहते हुए $1,331 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.4% की बढ़त के साथ 28,203 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एक वेबसाइट, हेल्प बॉट और फोरम पोस्ट के जरिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है, जिसके बारे में एक फेडरल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। सीएफटीसी ने ओकीडाओ को अप्रोप्रिएटली सेवा दी, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट डेजिग्नेशन या अपने नो योर कस्टमर प्रोग्राम के बिना इलीगल लेवरेज्ड और मार्जिन वाले ट्रेड्स की पेशकश करता है, जिसके बारे में 22 सितंबर 2022 को कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया। उस तारीख से जवाब देने के लिए डाओ के पास 3 हफ्ते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी 13 अक्टूबर तक जवाब नहीं देता है तो सीएफटीसी एक डिफॉल्ट जजमेंट जीत सकता है। सीएफटीसी ने पिछले महीने ओकीडाओ पर आरोपों पर मुकदमा दायर किया कि एक यूनिकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के रूप में इसने फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट के रूप में रजिस्टर करने से इनकार करके, अपने नो योर कस्टमर प्रोग्राम से इनकार करके लेवरेज्ड और मार्जिन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की पेशकश के फेडरल लॉज का उल्लंघन किया है। ब्लॉक रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग से होने वाला रेवेन्यू सितंबर में 16.2% गिरकर लगभग $550.5 मिलियन हो गया, जो लगातार छठे महीने गिरावट और नवंबर 2020 के बाद से सबसे कम अमाउंट है। सितंबर में बिटकॉइन माइनर्स ने $550.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इथेरियम माइनर्स और स्टेकर्स के कंबाइन से लगभग 1.56 गुना ज्यादा है। बिटकॉइन माइनिंग अर्निंग्स का सिर्फ एक माइनर फ्रैक्शन ट्रांजैक्शन फीस से आया और ज्यादातर लॉक रिवॉर्ड सब्सिडीज से आया है, जबकि ओवरऑल इनकम में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस का प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़कर 1.6% हो गया। अगस्त के महीने में नेटवर्क हैश रेट लगभग 10.4% और सितंबर के दौरान 0.6% बढ़ा है। सितंबर में जैसा कि इथेरियम ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने से होने वाली कमाई आधे से ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह नेटवर्क का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव होना है। माइनर्स और स्टेकिंग वैलिडेटर्स ने कंबाइन करके $406.86 मिलियन कमाए। द ब्लॉक रिसर्च द्वारा कंपाइल डेटा के अनुसार महीने दर महीने लगभग 51.7% की गिरावट देखी गई है। 15 सितंबर को पूरे महीने में मर्ज को सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर चलाने वाले माइनर्स द्वारा वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस को इफेक्टिवली खत्म कर दिया। इसे स्टेकिंग से बदल दिया गया, जिससे वैलिडेटर्स टोकन डिपॉजिट करते हैं, जिसके लिए बहुत कम कंप्यूटिंग पावर और एनर्जी की जरूरत होती है। मर्ज ने ईटीएच के नए इशुएंस को काफी कम कर दिया है, जिसका माइनिंग और स्टेकिंग रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें ज्यादातर रेवेन्यूज लगभग
$299.85 मिलियन की माइनर सब्सिडी और लगभग $72.02 मिलियन के स्टेकर रेवेन्यू से एक छोटी अमाउंट ट्रांजैक्शन फीस $22.28 मिलियन और अंकल रिवॉर्ड से $12.7 मिलियन से आए थे। वेब3 डेटा स्टार्टअप गोल्डन ने कंपनी की वेबसाइट पर एक पोस्ट के अनुसार जाने माने वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरविट्ज की क्रिप्टो आर्म के लीड में सीरीज बी राउंड में $40 मिलियन जुटाए हैं। कैपिटल, जिसकी टोटल फंडिंग $60 मिलियन तक है, वह गोल्डन को अपना डिसेंट्रलाइज और इंसेंटिवाइज डेटा प्रोटोकॉल बनाने में मदद करेगा। गोल्डन प्रोटोकॉल वर्तमान में टेस्टनेट में है, जिसमें मेननेट लॉन्च की योजना 2023 की सेकेंड क्वार्टर के लिए है। राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में प्रोटोकॉल लैब्स और इसके फाउंडर हुआन बेनेट, सोलाना ब्लॉकचेन फाउंडर राज गोकुल और ड्रॉपबॉक्स को फाउंडर और एक्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अरश फिरदौसी शामिल थे। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कजाकिस्तान की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। प्रोग्राम, जिसमें दुनिया भर के रेगुलेटरी और लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं, जिनका उद्देश्य फाइनेंशियल क्राइम और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में नेशनल और इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट के साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को मजबूत करना है। प्रोग्राम का उद्देश्य इलीगली प्राप्त डिजिटल एसेट को आइडेंटिफाई करना और उन्हें ब्लॉक करना है, जिनका उपयोग क्रिमिनल प्रोसीड्स और फाइनेंस टेररिज्म को लॉन्डर करने के लिए किया जाता है। इम्प्रोबेबल एक गेमिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, नई फंडिंग में $111 मिलियन जुटाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बोर्ड एप यॉट क्लब क्रिएटर युगा लैब्स जैसी बजी वेब3 फर्म्स के लिए मेटावर्स वर्ल्ड बनाना चाहता है। लेटेस्ट राउंड में कंपनी की वैल्यू $3.36 बिलियन हो सकती है, जो 2018 में इसके पिछले $2.8 बिलियन के वैल्यूएशन से ज्यादा है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कंपनी ने 2021 में $170.4 मिलियन का नुकसान दर्ज किया था, जिसके बाद पिछले साल के अंत तक बैंक में $63.9 मिलियन ही बचे थे। ओपनसी के साथ बावी एस्टेट के एक्सक्लूसिव कलेक्शन में एक नॉन फंजिबल टोकन ने मंडे नाइट को 96.5 ETH या लगभग $127,000 में बिका। डावी बावी एस्टेट ने बावी ऑन द ब्लॉकचेन बेचने के लिए टॉप NFT मार्केटप्लेस ओपनसी के साथ पार्टनरशिप की, जो ब्रिटिश पॉप लेजेंड और उनके पूरे करियर में यूज किए जाने वाले कलरफुल मोटिव्स को सेलिब्रेट के लिए एक 15 पीस NFT कलेक्शन है। इस कलेक्शन को शुरू में सितंबर 30 को मार्केटप्लेस में लिस्ट किया गया था, जिसमें NFT लैंडस्केप में 9 आर्टिस्ट के आर्टवर्क्स शामिल हैं। 19 वर्षीय NFT आर्टिस्ट फियोशियस द्वारा बनाए गए कलेक्शन हाईलाइट में एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप है, जिसमें एक फिजिकल 7 फीट लंबी मूर्ति है, जो उनके आर्काइव से बावी के कस्टम सूट्स में से एक पहने हुए हैं। कलेक्शन के बाकी NFTs अब तक $4,000 से 7.5 ETH वर्थ के 3 ETH के बीच $9,800 के बीच बिके हैं। इन्वेस्टिंग फर्म पैराडिम ने, जो क्रिप्टो करेंसीज में स्पेशलाइज रखती है, उसने एक्सपोनेंशियल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिस्कवरी और रिस्क असेसमेंट प्लेटफॉर्म के लिए $14 मिलियन के सीड फंडिंग राउंड को लीड किया। एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म पर एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रिस्क असेसमेंट सिस्टम, अंडरलाइंग प्रोटोकॉल, एसेट और ब्लॉकचेन में पोटेंशियल रिस्क के लिए यूजर्स के करंट इन्वेस्टमेंट को एग्जामिन करती है। हॉर्न वेंचर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX का वेंचर कैपिटल आर्म, सोलाना, पॉलीगॉन, ब्लॉकचेन और USDC स्टेबल कॉइन इशूअर सर्कल की इन्वेस्टमेंट आर्म फंडिंग राउंड में अन्य पार्टिसिपेंट्स में से एक है। पिछले हफ्ते डिजिटल ट्रेडिंग ऐप रिवोल्ट ने UK के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ रजिस्टर किया। इसके साथ ही वह बंद हो गया है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रिजीम एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्रिप्टो कंपनीज को देश में काम करने की इजाजत देता है, जबकि वे फुल रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। फुल रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए लिस्ट में छोड़े गए 5 में से रिवोल्ट एकमात्र कंपनी थी। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के स्पोक्सपर्सन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में काम करने वाली कंपनियों को अब एजेंसी के साथ पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस FCA के एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम से असंतुष्ट हैं। कुछ बिजनेसेस इन देरी के कारण पिछले साल प्रोसेस से हट गए। यूके गवर्नमेंट ने अप्रैल में नेशन को ग्लोबल क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करने के अपने इरादे को डिक्लेयर किया और लिज ट्रस के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गोल के प्रति अपनी कमिटमेंट की पुष्टि की। उसी महीने FCA ने डिक्लेयर किया कि वह क्रिप्टो करेंसी की आलोचना कर रहा है और सावधानी से आगे बढ़ना चाहता है। तब से इतने डिजिटल एसेट सेक्टर से सुनने के लिए कई क्रिप्टो स्प्रिंट्स आयोजित किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की सहायता के लिए रेगुलेटर के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद सिर्फ 5 बिजनेसेस अप्रैल में रजिस्टर करने में सफल हुए हैं।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी।